हेलो बच्चों, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। और आपको लास्ट क्लास में पता होगा कि हम लोगों ने ज़ाइगोमाइसीटीज टॉपिक को कवर किया था। तो आज की इस क्लास के अंदर हम हमारा नेक्स्ट ग्रुप जो ज़ाइगोमाइसीटीज के बाद जो हमारा सेकेंड ग्रुप है एस्कोमाइसीटीज, हम उसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो द ग्रुप विच वी हैव टू कवर इन टूडेज क्लास इज एस्कोमाइसीटीज। अब आपको जैसा कि नाम से पता चल रहा है एस्कोमाइसीटीज यानी कि एक ऐसी फंजाई का ग्रुप है जिसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज एस्कर, या तो मुझे एस्कर बोलते हैं या एस्कस बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है तब हम उसे पढ़ते हैं एस्कोमाइसीटीज के अंदर। ठीक है, दूसरी बात, इस एस्कोमाइसीटीज को इसी वजह से हम सैक फंजाई भी बोलते हैं क्योंकि एस्को का मतलब होता है सैक, तो एस्कोमाइसीटीज इज आल्सो नोन एज सैक फंजाई। ठीक है, अब हम इसके बेसिक कैरेक्टर्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि आपको याद होगा जब हमने क्लासिफिकेशन की थी तो क्लासिफिकेशन में हमने दो तरीके से ग्रुप्स डिवाइड किए थे, जिसके पास सेप्टा था और जिसके पास सेप्टा नहीं था। तो जो ए सेप्टेट थे उन्हें हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं फाइकोमाइसीटीज में। अब जो सेप्टेट है उसका पहला ग्रुप है एस्कोमाइसीटीज। तो यानी कि जो एस्कोमाइसीटीज होती हैं ये सेप्टेट भी होती हैं एंड दे आर ब्रांच्ड, यानी यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर में सेप्टा भी प्रेजेंट होगा और ये ब्रांच्ड भी होते हैं। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सैप्रोफिटिक है, कुछ जो है वो कैप्रोफिलिक मिलते हैं। कैप्रोफिलिक का मतलब होता है जो डंग पर फीड करता है, जैसे काउ डंग वगैरह होता है उस पे जो फीड करता है उसे हम कैप्रोफिलिक बोलते हैं। हमने लास्ट क्लास में राइजोपस और म्यूकर के बीच में कंपैरिजन किया था, तो मैंने आपको वहाँ पर उनके दो डिफरेंस लिखवाए थे। तो अगर आप चाहो तो म्यूकर में आप ये ऐड कर सकते हो कि म्यूकर वाज आल्सो कैप्रोफिलिक। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारा दूसरा सा कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप था राइजोपस, वो ब्रेड पर ग्रो करता है। तो ये आप एक पॉइंट वहाँ डिफरेंस में लिख सकते हो। इसके अलावा इस एस्कोमाइसीटीज के अंदर कुछ जो फंजाई हैं वो पैरासिटिक भी हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं सेल नंबर की। वैसे तो जितनी भी फंजाई हैं वो मल्टी सेलुलर होती हैं सिवाय एक फंजाई को छोड़ के, और वो फंजाई एस्कोमाइसीटीज में आती है। तो एस्कोमाइसीटीज में हमें यूनिसेल्युलर फंजाई भी देखने को मिलती है और हमें मल्टी सेलुलर फंजाई भी देखने को मिलती है। तो यूनिसेलुलर फंजाई के लिए हमें रीड करना है यीस्ट को, और मल्टी सेलुलर फंजाई के लिए हमें रीड करना है पेनिसिलियम को। ठीक है, तो इसी के साथ जो भी इसकी जनरल कैरेक्टर्स थी वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कवर कर ली। हम एस्कोमाइसीटीज का जो पहला एग्जाम्पल हमें पढ़ना है वो है ईस्ट। तो हम इस ईस्ट के साथ शुरू करते हैं। देखो, जो ये ईस्ट है ये यूनिसेलुलर है, यानी सिर्फ इसके अंदर एक ही सेल है, और इस ईस्ट की एक बहुत ही कॉमन वेराइटी है जिसे हम बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ये जो वैरायटी है यीस्ट की सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इसी वैरायटी को यीस्ट जो है हम जब भी कोई ब्रूइंग इंडस्ट्री या बेकिंग इंडस्ट्री होती है वहाँ पे हम इसे यूज करते हैं। देखो, ब्रूइंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे अल्कोहल फॉर्मेशन होनी होती है, और बेकर्स इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जहाँ पर ब्रेड या फिर केक वगैरह बनते हैं। तो इसलिए इस सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को या बेसिकली इस यीस्ट को हम बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये बेकिंग में यूज हो रही है, और हम इसे ब्रूअर्स यीस्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये अल्कोहल फॉर्मेशन में यूज होती है। एक बात और कि ये जो यीस्ट है इसके पास एक स्पेशली कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है एंजाइम का, जिसे हम बोलते हैं जाइमेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यीस्ट के अंदर जो ये जाइमेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ये यीस्ट की हेल्प करता है जो भी लार्ज शुगर हैं उनको ब्रेक करने में इनटू दी स्मॉलर शुगर्स। ठीक है, तो ये जो शुगर्स हैं ये फिर इजीली बाहर डाइजेशन होकर उसे अंदर एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो यीस्ट जब इसको ऐसे ब्रेक करता है लार्ज शुगर को स्मॉलर शुगर्स में, तभी जो है यीस्ट की रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल इथेनॉल रिलीज होता है, और इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो अगर केक में यूज करेंगे तो केक जो है वो फ्लफी होगा, तो इसलिए इसे
बेकर्स ईस्ट में यूज करते हैं, और अल्कोहल साथ में प्रोड्यूस हो रहा है तो इसे ब्रूअर्स ईस्ट में भी यूज करते हैं। इसके अलावा जो ये यीस्ट है ये दो तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है। यीस्ट के जो दो वेज, the two ways by which yeast can reproduce is the first one is asexual reproduction। ठीक है, जब asexual reproduction होनी होती है तो asexual reproduction yeast में दो तरीके से पॉसिबल है। सबसे पहला है फिजन, और एक और मैकेनिज्म पॉसिबल है जो कि है बडिंग। अब देखो फिजन में क्या होता है, फिजन में ये यीस्ट का एक सेल है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, यीस्ट के अंदर एक बहुत ही लार्जर साइज का सेंट्रल वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लार्ज साइज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट। दूसरा, हम इसके एक बार सेल वॉल की बात करें तो यीस्ट का सेल वॉल बोल दूं या फिर मैं पूरी की पूरी एस्कोमाइसिटीज के सेल वॉल की बात करूं, तो यहाँ पर जो ये सेल वॉल है हमारे पास, ये एस्कोमाइसिटीज क्योंकि फंजाई की है तो ऑब्वियस ही बात है कि सेल वॉल काइटिन की होगी। तो सेल वॉल काइटिन की तो होती ही है, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर कुछ ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर कुछ फॉस्फोरिक एसिड के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये जो वॉल का कॉम्पोजिशन हमने लिखा है ये पूरी एस्कोमाइसिटीज के लिए है। हम दोबारा से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बात पर वापस आते हैं। जो ये फिजन होता है इसमें बेसिकली क्या होता है कि यीस्ट एक सिंगल सेल है, तो ये यीस्ट का सेल है और ये यीस्ट के पास न्यूक्लियस है। सबसे पहले जो यीस्ट है ये एक कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर्म करता है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। तो जब इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो ये कुछ इस तरीके से नजर आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसका जो न्यूक्लियस है वो इस तरीके से डिवाइड हो रहा है, और उसके बीच यहाँ से बाद में एक प्लेट फॉर्मेशन होती है जिससे दो यीस्ट के सेल्स मिल जाते हैं। बडिंग के अंदर क्या होता है कि ये एक यीस्ट का सेल है, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है। ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करेगा, एक और न्यूक्लियस फॉर्म होगा। वो जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पेरिफ्री पर जाएगा, और पेरिफ्री पे बाहर की साइड एक बड फॉर्म होती है जिसमें ये न्यूक्लियस पहुंच जाता है। तो बडिंग में क्या होता है कि जो पेरेंट की बॉडी है उसकी एक्सटर्नल सरफेस पे एक ग्रोथ होती है। वो ग्रोथ जब तक इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने की कैपेसिटी नहीं रखती तब तक वो पेरेंट की बॉडी पर अटैच रहेगी, और जैसे ही वो इंडिपेंडेंट रहने की कैपेसिटी गेन कर लेगी तो ये जो बड है ये यहाँ से ब्रेक करेगी, और उसके बाद ये एक सेपरेट यीस्ट के न्यू सेल में ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो यीस्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरीके से करता है। अगर मैं यीस्ट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो यीस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है। वन इज होलोगैमी एंड द सेकेंड वन इज गैमीट फॉर्मेशन। होलोगैमी तब होती है जब सेल हैप्लॉइड होता है। ठीक है, और गैमीट फॉर्मेशन जब होती है जब सेल डिप्लॉइड होता है। देखो, जब कभी भी यीस्ट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी होती है तो यीस्ट के अंदर मेजरली 3 ही स्टेप्स होते हैं। कोई भी फंजाई अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है तो उसके अंदर 3 ही स्टेप्स पॉसिबल होते हैं। पहला क्या होता है, प्लाज्मागैमी होगी, प्लाज्मोगैमी यानी जहां पर साइटोप्लाज्म डिवाइड करें। उसके बाद प्लाज्मोगैमी एक अलग वर्ड है और साइटोकाइनेसिस एक अलग वर्ड है। ठीक है, एक होता है कैरियोगैमी, और इससे जैसा एक और वर्ड है जिसे हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो इस वर्ड को ध्यान से देखना बच्चे। प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है, गैमी वर्ड जहां पे भी आ जाए इसका मतलब है फ्यूजन। तो प्लाज्मोगैमी में देयर इज फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, और कैरियोगैमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन अगर मैं साइटोकाइनेसिस की बात करूं तो काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। अगर मैं कैरियोकाइनेसिस की बात करूं तो यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो इन दो टर्म्स को बहुत ध्यान से समझना। जो हम फंजाई को पढ़ते हैं तो उसके अंदर कैरियोगैमी और प्लाज्मोगैमी की अभी मैं बात कर रही हूँ। ये तो 4 टर्म्स हुई जो यहाँ पे यूज हुई। इसके अलावा एक और जो टर्म बार बार यूज होती है वो होती है मियोसिस और माइटोसिस। ये मैंने आपको पहले
समझा दिया था लास्ट क्लास में कि मियोसिस और माइटोसिस क्या होता है। देखो, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है जिसमें पेरेंट की बॉडी में जितने भी क्रोमोसोम हैं उसका आधा अगले सेल में जाता है, और माइटोसिस में जितना पेरेंट में है उतना ही अगली जनरेशन में जाता है। मियोसिस जब डिवीजन होती है, यानी जब कोई भी सेल मियोसिस से डिवाइड करता है तो वो हमेशा 4 डॉटर सेल्स फॉर्म करता है, और अगर कोई डिवीजन माइटोसिस से हो रही है तो माइटोसिस से हमेशा सिर्फ 2 ही डॉटर सेल बनते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यीस्ट की पढ़ा रही थी, इसमें मैंने आपको बताया कि होलोगैमी और गैमीट फॉर्मेशन 2 तरीके से होता है। होलोगैमी जब होती है जब सेल हैप्लॉइड होता है। इसका मतलब क्या है कि जब ये सेल मेरा एक हैप्लॉइड प्लॉइडी रखता है, दूसरा ये सेल मेरा हैप्लॉइड प्लॉइडी रखता है। मान लो कि ये जो है मेल है और ये जो है फीमेल है, ठीक है। अगर ये मेल है और ये फीमेल है तो इसकी प्लॉइडी भी मान लेते हैं n और इसकी प्लॉइडी भी n, क्योंकि ये हैप्लॉइड है। अब इसके बाद क्या होगा, जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो फ्यूज होने के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सेल फॉर्म होगा उसके पास n यहाँ से होगा, n यहाँ से होगा, तो वो 2n होगा, ठीक है। लेकिन अभी देखो ये 2n बन गया है, बेसिकली ये जायगोट बना है, फ्यूजन करके बना है। तो अगर ये 2n है तो मुझे एक बात बताओ, एक्चुअली में जो बॉडी बननी है, जो मेन बॉडी है वो तो हैप्लॉइड है, लेकिन ये तो अभी भी डिप्लॉइड है, तो यहाँ पर मियोसिस होता है, ठीक है। और मियोसिस होके हैप्लॉइड बॉडी फॉर्म हो जाती है। एक बात ध्यान रखना, हमने इसे होलोगैमी इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे जो पूरा का पूरा सेल था वो बिना कोई क्रोमोसोम का नंबर आधा करे, बिना कोई गैमीट बनाए, पूरा का पूरा सेल ही गैमीट की तरह काम करके फ्यूज कर गया। क्योंकि ये हमारा मेल था, ये फीमेल था, इन्होंने कोई गैमीट फॉर्म नहीं किए, पूरा जो पेरेंट सेल था वो ही फ्यूज करा, इसलिए हम इसे बोलते हैं होलोगैमी। लेकिन जो गैमीट फॉर्मेशन वाला स्टेप है ये जब होता है जब पेरेंट की बॉडी डिप्लॉइड है। अब मान लो ये मेल, ये फीमेल है हमारी, एक तरफ मेल लिखते हैं एक तरफ फीमेल लिखते हैं। मेल का जो सेल है वो डिप्लॉइड है क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल पेरेंट बॉडी कैसी है, डिप्लॉइड। अगर फीमेल का भी क्या होगा, डिप्लॉइड। अब मान लो डिप्लॉइड डिप्लॉइड फ्यूज करते हैं तो 2n 2n 4n कंडीशन हो जाएगी, 4n बन गई। वो 4n कल को दूसरे के साथ करेगा तो 8n हो जाएगा, 16n हो जाएगा। तो इसका मतलब तो क्रोमोसोम बढ़ता जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब बॉडी के सेल में कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ क्रोमोसोम ही क्रोमोसोम भरा होगा। वो सिचुएशन ना हो उसके लिए जब गैमीट फॉर्मेशन वाला स्टेप आता है, गैमीट फॉर्मेशन में क्या होगा कि ये सेल भी मियोसिस करेगा, ये सेल भी मियोसिस करेगा। जैसे ही इन दोनों सेल ने मियोसिस की तो यहाँ पर गैमीट फॉर्म होंगे और वो जो गैमीट होंगे वो हैप्लॉइड होंगे क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन है, और इसके बाद ये गैमीट फ्यूज करके एक डिप्लॉइड जायगोट बनाएंगे। अब एक बात बताओ, ये डिप्लॉइड जायगोट है, पेरेंट कैसा है, डिप्लॉइड, तो इस जायगोट में किसी तरीके की कोई डिवीजन की जरूरत है नहीं है, तो ये जायगोट सीधा जो है पेरेंट में ग्रो करेगा। लेकिन यहाँ पे जो जायगोट था वो डिप्लॉइड था और पेरेंट हैप्लॉइड है, तो इसलिए मियोसिस होके ये पेरेंट में डेवलप करता है। तो इसी के साथ हमारा यीस्ट खत्म हो गया। बेसिकली यीस्ट की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपके सिर्फ होलोगैमी और गैमीट फॉर्मेशन से ही है। ये मैंने आपको थोड़ा समझा दिया कि कॉन्सेप्ट क्या है, वो आपको पता चल जाए, ठीक है। अब यीस्ट को कंप्लीट करने के बाद हम हमारे एस्कोमाइसिटीज के सेकंड एग्जांपल पर आते हैं और वो है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है वो हम इनकम्प्लीट नेम बोलते हैं, जो एक्चुअल नेम है वो है पेनिसिलियम नोटेटम। अब देखो ये जो पेनिसिलियम नोटेटम है ये भी मल्टीन्यूक्लिएट होगा, ठीक है, दिस इज मल्टीन्यूक्लिएट। इसके अलावा इसके पास सेप्टा होगा तो ये सेप्टेट भी होगा और ये ब्रांच भी होगा। दुनिया की जो सबसे पहली एंटीबॉडी बनी थी वो एंटीबॉडी इसी पेनिसिलियम से बनी थी और उस एंटीबॉडी का नाम था पेनिसिलिन, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट एंटीबॉडी नहीं, एंटीबायोटिक, ठीक है। तो दुनिया की जो फर्स्ट एंटीबायोटिक बनी थी दिस वाज पेनिसिलिन एंड दिस पेनिसिलिन वाज डिराइव्ड फ्रॉम दिस फंजाई। बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 जब हुई थी तब इस मेडिसिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक थी ना, इसको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है। तो इसलिए हम इसको वंडर ड्रग भी बोलते हैं, WONDR, वंडर ड्रग, बिकॉज इसने वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत सारे जहाँ कहीं भी इन्फेक्शन होता था तो वहाँ इस एंटीबायोटिक को यूज़ किया जाता था, तो उस वजह से इसे वंडर ड्रग बोला जाता है। तो जो ये पेनिसिलियम नोटेटम है, यही हमें वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक फॉर्म करके देती है। अब देखो, अगर मैं पेनिसिलियम नोटेटम के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसके पास भी सेप्टा होगा, ये भी ब्रांच कंडीशन में होगा। तो यहाँ पर आगे जाने से पहले मैंने आपको एक बात बताती हूँ, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हमें फंजाई में मेन चीज़ जो बहुत ध्यान से पढ़नी है वो है रिप्रोडक्शन। तो इस पेनिसिलियम नोटेटम के अंदर पढ़ने वाली बातें सिर्फ इतनी ही थी। अब जो मेन चीज़ है वो है इसकी रिप्रोडक्शन। तो पेनिसिलिन जो है वो एसेक्सुअली या वेजिटेटिवली अलग वे से रिप्रोड्यूस करता है और सेक्सुअली अलग वे से रिप्रोड्यूस करता है। तो हम यहाँ पर इसकी सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, कि जो पेनिसिलिन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है। पेनिसिलिन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कोनिडिया से होती है। कोनिडिया जो है ये एक तरह के स्पोर्स हैं, वो इन्हीं कोनिडिया से जो पेनिसिलियम है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। बेसिकली करता कैसे है कि ये जो है, मान लेते हैं हमारा जो है हाइफा आ रहा है पेनिसिलिन का, क्योंकि ये सेप्टेट और ब्रांच है तो ऑब्वियसली बात है कि इसके अंदर इस तरीके से सेप्टा प्रेजेंट होंगे, ये सेप्टा प्रेजेंट। थोड़ी देर के बाद जैसे ये अपने एसेक्सुअल फेज में जाता है, ये देखा जाता है कि यहाँ पे एक बल्ब ग्रो करना शुरू करती है और ये जो बल्ब है ये ग्रो करते 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 लेंथ में इंक्रीज होती है और आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ इस स्ट्रक्चर पे इसको ड्रॉ करती हूँ। तो होगा क्या कि एक तरफ से बर्ड जो है वो निकलेगी और ये जो बर्ड है ये ग्रो करते करते आगे जाके 2 तरीके से ब्रांच फॉर्म कर लेती है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कोनिडियोफोर, ठीक है। अगर आपको याद हो, जहाँ पर स्पोरेंजियम होता है उसे हम बोलते थे स्पोरेंजियोफोर। तो क्योंकि ये कोनिडिया को राइज करेगा, इसे हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। तो बेसिकली होता क्या है कि इसी तरीके से जो माइसीलियम के जो सेल हैं वो यहाँ पर भी फॉर्म होते जाते हैं। अब मैं आपको सिर्फ ये वाली कंडीशन शो करती हूँ। इस वाली कंडीशन में क्या होगा कि जो ये हमारा कोनिडियोफोर था, ये कोनिडियोफोर के यहाँ पर आगे जो है इस तरीके से डिवीजन होके माइसीलिया फॉर्म होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है ये माइसीलिया फॉर्म हो रहे हैं। जो सबसे पहला माइसीलिया की लेयर फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं मेड्यूले, और इसके बाद जो लेयर, ये सेकेंड लेयर फॉर्म हो रही है, मतलब ये फर्स्ट वाला और ये फर्स्ट मेड्यूले और ये दोनों ऊपर के, इन्हें हम बोलते हैं स्टेरिग्मा, ठीक है। और इन्हीं स्टेरिग्मा के ऊपर जो है कोनिडिया के स्पोर्स फॉर्म होते हैं। जो सबसे यंग पहला जो स्पोर, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से ये स्पोर्स फॉर्म होते हैं। अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि जो स्पोर्स के साइज हैं वो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो सबसे नया स्पोर है वो इसकी टिप पे आएगा और जो पुराना स्पोर है जो फुल्ली ग्रो कर चुका है वो पीछे शिफ्ट करता जाएगा। तो जो जितना ग्रो कर चुका है उसका साइज उतना बड़ा होगा और जो न्यू आया उसका साइज छोटा होगा। थोड़े टाइम के बाद ये भी न्यूट्रिएंट गेन करके साइज बड़ा करके पीछे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो जिस स्ट्रक्चर पे ये कोनिडिया, जो स्ट्रक्चर इस कोनिडिया को सपोर्ट कर रहा है, दैट इज कोनिडियोफोर। ये हमने पढ़ लिया मेडुला और स्टेरिग्मा, और ये जो हमारे ऊपर जो ये स्पोर्स लग रहे हैं ये है कोनिडिया। अब एक बात देखना, अगर मैं आपको बोलूँ कि कोनिडिया को डिफाइन करो तो आप बोल सकते हो कि कोनिडिया जो है एक ऐसे स्पोर्स हैं जो एंडोजीनसली प्रोड्यूस है या एक्सोजीनसली, बाहर की साइड प्रोड्यूस है या अंदर किसी स्ट्रक्चर के अंदर प्रोड्यूस है। बिल्कुल, ये बाहर की साइड प्रोड्यूस है। अगर आपको ध्यान कर पा रहे हो स्पोरेंजियोस्पोर, तो स्पोरेंजियोस्पोर जो होते हैं वो एक स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं, तो वो एंडोजीनसली प्रोड्यूस स्पोर्स थे, और ये जो है हमारे एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स हैं। और कैसे स्पोर्स हैं? एसेक्सुअल स्पोर्स। तो कोनिडिया आर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड एसेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। और ये अराइज कहाँ से हो रहे हैं? कोनिडियोफोर से। और ऐसी फ्रूटिंग बॉडी जो कोनिडिया को राइज करती है, सच टाइप ऑफ फ्रूटिंग
बॉडी इज नोन एज कोनिडियम। ठीक है, तो जो फ्रूटिंग बॉडी जहाँ पे कोनिडियम ये कोनिडिया हमारा राइज करा है, इसे हम कोनिडियम बोल देते हैं या फिर कई बार कोनिडियोकोट भी बोल देते हैं। तो अभी के सिर्फ इतना ध्यान रखो, ये कोनिडिया 4 हुआ, यहाँ पर ये कोनिडिया जो है ग्रो होते हैं। ठीक, तो अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही यहाँ से ये सेल सेपरेट होंगे, डिटैच होंगे, तो ये कोनिडिया इस तरीके से ग्रो करेंगे और ये कोनिडिया जर्मिनेट करके दोबारा से हमें हमारी वेजिटेटिव कंडीशन का थैलस दे देंगे, तो बाइसिलियम दे देंगे। अब एक बात देखो, क्या कहीं पर भी किसी तरीके के जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ है? नहीं हुआ। दैट्स व्हाई इट इज एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इसके बाद हम पेनिसिलियम के सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे आते हैं। सेक्सुअल मोड जो है कोनिडिया का रिप्रोड्यूस करने का, इट इज बाय एस्कोस्पोर्स। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, इसलिए इसको एस्कोमाइसिटीज में रखा है। अब एस्कोस्पोर्स वाले में क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली ये स्ट्रैंड इसके अंदर भी आ रहे हैं इस तरीके से, एक स्ट्रैंड पॉजिटिव होगा, एक स्ट्रैंड नेगेटिव होगा। जो स्ट्रैंड नेगेटिव है वो ऐसे एक बल्ज फॉर्म करेगा, जो स्ट्रैंड पॉजिटिव है वो एक बल्ज फॉर्म करेगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अगर ये मान लेते हैं नेगेटिव स्ट्रैंड है और ये मान लेते हैं पॉजिटिव स्ट्रैंड है, तो जो नेगेटिव स्ट्रैंड है ये खुद को डेवलप करता है एस्कोगोनियम। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रक्चर, दिस इज एस्कोगोनियम, और जो ये पॉजिटिव है, मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव मेल की तरह एक्ट करता है, तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दिस इज एंथ्रीडियम। होगा क्या, इसके अंदर भी इस तरीके से सेप्टा प्रेजेंट होगा और हर सेप्टा में एक न्यूक्लियस होगा। एंथ्रीडियम को मैं थोड़ा अलग कलर से फॉर्म करती हूँ ताकि आपको डिस्टिंक्ट करने में इजी। तो इसके अंदर भी इस तरीके से सेप्टा होगा। अब देखो होता क्या है कि ये जो एस्कोगोनियम और ये जो एंथ्रीडियम है, जैसे ही ये सेक्सुअल फेज में एंटर करते हैं, तो ये जो एंथ्रीडियम है ये एस्कोगोनिया को चारों तरफ से रैप कर लेता है, या बेसिकली इसके चारों तरफ कॉइल कर जाता है। तो अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ पर आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ करूँ, दिस इज द एस्कोगोनियम, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये एंथ्रीडियम था इसने एस्कोगोनियम को कॉइल कर लिया है। अब आगे जो मैं आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन करूंगी, ये इस तरीके से, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा तो फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखना। होता क्या है कि ये जैसे ही एस्कोगोनियम के चारों तरफ एंथ्रीडियम आके उसको कॉइल करता है, तो इसके यहाँ चारों तरफ जो बचा हुआ वेजिटेटिव हाइफी है ना, इस तरीके का जो हाइफी होगा जो प्लस माइनस स्ट्रैंड में डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, दैट विल सराउंड द स्ट्रक्चर टू प्रोटेक्ट इट। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो चारों तरफ से सराउंड कर लेगा। इसके अंदर न्यूक्लियस का एक्सचेंज होता है। अब ये न्यूक्लियस का एक्सचेंज अगर मैं इस कंडीशन में डायग्राम बनाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे इन्हें बिल्कुल ऐसे एडजेसेंट करके डायग्राम बना के समझा रही हूँ। तो ये देखो, ये जो है हमारा एस्कोगोनियम है और इसके बिल्कुल साथ एडजेसेंट में हमारा टच करता हुआ इसके साथ ही टच करता हुआ हमारा ये जो है एंथ्रीडियम प्रेजेंट है। इसके पास भी इस तरीके से सेप्टा होंगे, न्यूक्लियस फॉर्म कर रहे होंगे, और सिमिलरली यहाँ पर भी सेप्टा होंगे जो न्यूक्लियस फॉर्म कर रहे हैं। अब देखो होगा क्या, इनमें से ऐसे अलग अलग जगह पे जो न्यूक्लियस है, या बेसिकली ये जो दो अलग अलग कंपार्टमेंट है, ये फ्यूज करना शुरू करते हैं। मान लेते हैं हम कि ये वाला जो कंपार्टमेंट है ये फ्यूज किया, ठीक है, तो अब इसके बाद इस तरीके से फ्यूज कर चुका है, लेकिन इसका न्यूक्लियस यहाँ पर है। मैं थोड़ा आपको न्यूक्लियस ढंग से दिखाई दे इसलिए थोड़ा बड़ा बना रही हूँ। ये दोनों
तरीके से है। इसके बाद होगा क्या कि जब यहाँ से ये सेप्टा डिसॉल्व हो गया तो अब ये एक कंपार्टमेंट बन गया और थोड़ी देर के बाद ये जो हाइफी है ये लेटरली ग्रो करेगा। ठीक है, देयर इज लेटरल ग्रोथ ऑफ द हाइफी, और ये लेटरल ग्रो करके जो नया हाइफी या जो नया स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा उसे हम बोलते हैं एस्कोजीनस हाइफा। अभी देखो यहाँ पर डायग्राम देखना, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, ये हमारा वो सेप्टा था जहां पर बेसिकली कुछ भी फॉर्म हुआ नहीं था। तो अब इसके बाद क्या होगा, हमने वही बात बोली, समझ आ रहा है जो मैंने बोला आपको कि ये वाला जो कंपार्टमेंट हमारा फ्यूज हुआ था ये कंपार्टमेंट लेटरली ग्रो करता है और एक हाइफी को फॉर्म करता है, और इस हाइफी को हम नाम देते हैं एस्कोजीनस हाइफा। इसे एस्कोजीनस हाइफा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही आगे चल के एस्को स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। अब यहाँ पर हमारे न्यूक्लियस तो अभी भी ऐसे ही प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियस यहाँ है, एक न्यूक्लियस यहाँ है। इसके बाद क्या होता है कि ये जो हमारा हाइफी है ये थोड़ा कर्व होके एक बीक, एक पॉइंट की शेप में कन्वर्ट होता है, और जो ये न्यूक्लियस हैं ये माइटोसिस करते हैं यानी माइटोटिक डिवीजन करते हैं। तो अभी मैं ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, सिर्फ ये कोन बना रही हूँ। तो अब अगर इस कोन से अंदाजा लगाओ, इस तरीके से थोड़ा हुक जैसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ये हुक शेप हो जाएगा। अब एक बात बताओ, जब यहाँ पर माइटोसिस हुआ है तो ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करेंगे, और मैंने आपको बताया कि एक माइटोसिस से 2 डॉटर सेल बनती हैं। इस वाले न्यूक्लियस ने डिवाइड किया होगा तो ये 2 न्यूक्लियस बने होंगे, और इस वाले न्यूक्लियस से डिवाइड किया होगा तो ये 2 न्यूक्लियस बनेंगे। अब ये जो चारों न्यूक्लियस हैं वो प्रेजेंट तो इसी कोन लाइक स्ट्रक्चर में है, लेकिन ये कोन लाइक स्ट्रक्चर में जाके एक अलग वे में अरेंज हो जाते हैं। अरेंज कैसे होते हैं, इस तरीके से, जिनमें से एक के पास एक तरीके का न्यूक्लियस होगा। ये जो अरेंजमेंट है ये कुछ इस तरीके की होती है। 3 कंपार्टमेंट फॉर्म होते हैं, एक कंपार्टमेंट में एक न्यूक्लियस, एक कंपार्टमेंट में एक न्यूक्लियस, और ये जो बीच वाला कंपार्टमेंट है ये ऐसा कंपार्टमेंट है जिसके पास दोनों न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन हो गई थी तो एक कॉपी इसके पास प्रेजेंट है। और कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि ये दोनों न्यूक्लियस जो हैं ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं ये यहाँ पे क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे और एक न्यूक्लियस हमारे पास तैयार हो जाएगा। ठीक है, जो दोनों के कॉम्बिनेशन से होगा, तो हमारे पास ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करके ये न्यूक्लियस फॉर्म हो गया। अब ये जो न्यूक्लियस है ये 2 डिवीजन करता है। ठीक है, पहली तो ये करेगा एक बार मियोसिस और उसके बाद करेगा एक बार माइटोसिस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर ये वाले नहीं बना रही हूँ, सिर्फ ये मेन जो हमारा कंपार्टमेंट है इसको ड्रॉ कर रही हूँ। अब एक बात बताओ, अगर इस न्यूक्लियस ने एक बार मियोसिस किया तो मियोसिस करने का मतलब कितने न्यूक्लियस फॉर्म होंगे, 4, तो 4 न्यूक्लियस बन गए। और उसके बाद एक बार माइटोसिस होगा, और माइटोसिस क्या होता है, जिसमें हर सेल 2 में कन्वर्ट होता है, तो ये 2 में, ये 2 में, ये 2 में, ये 2 में, तो टोटल कितना हो गया, 8। तो एक बार मियोसिस हुआ तो हमारे पास 4 बन गए, और एक बार माइटोसिस में हमें पता है कि 4 तो टोटल हमारे पास प्रेजेंट है, और एक माइटोसिस से हर सेल 2 बनाता है, तो ये 2 हो गया। तो हमारे पास टोटल जो है ये 8 न्यूक्लियाई की कंडीशन फॉर्म हो गई। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जिसके अंदर 8 न्यूक्लियस हैं, ये कन्वर्ट होता है एस्कस में। इसी स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एस्कस। जिस हाइफी ने इसको फॉर्म किया, एस्कोजीनस हाइफी, इसके अंदर ये प्रेजेंट है एस्कोस्पोर्स। और अब जैसे ही ये एस्कोस्पोर्स
बाहर निकल के ग्रो करेंगे तो ये दोबारा से इस वेजिटेटिव हाइफी को फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो बच्चे इसको बहुत ध्यान से समझना। मैं आपके लिए इसको एक बार रिकॉल कर देती हूँ। एस्कोगोनियम एंथ्रेडियम फॉर्म हुआ, एंथ्रेडियम ने एस्कोगोनियम को कॉइल करा, उसके बाद दोनों का सेप्टा डिसॉल्व हो गया, यहाँ से एक लेटरल हाइफी ग्रो करा जिसको हमने एस्कोजिनस हाइफी बोला। उसके बाद ये जो न्यूक्लियस था इसने एक माइटोटिक डिवीजन की, तो हमारे पास बेसिकली 4 न्यूक्लियस फॉर्म हुए, जिनमें से 2 इस तरीके से अरेंज हो गए और 2 एक में अरेंज हो गए। उसके बाद ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर गए और फिर इन्होंने एक मियोसिस एक माइटोसिस डिवीजन करके 8 न्यूक्लियाई फॉर्म करे, और ये जो 8 न्यूक्लियाई हैं ये बाद में 8 एस्कोस्पोर्स में डेवलप हो सकते हैं। एक बात ध्यान देना, अब अगर मैं ये पूछूं कि एस्कोस्पोर्स क्या है, तो आप बोल सकते हो कि एस्कोस्पोर्स एक सेक्सुअल स्पोर्स है और ये किसी स्ट्रक्चर के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं या बाहर प्रोड्यूस हुए हैं, अंदर, तो ये एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। और एक बात ध्यान रखना, ये जो पूरा हाइफी जो इस एस्कस को कैरी करता है, जो ये बेसिकली पूरी फ्रूटिंग बॉडी है, इसे हम बोलते हैं एस्कोकार्प। ठीक है, तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी इसमें फॉर्म होती है ना, मतलब वो फ्रूटिंग बॉडी जिसके ऊपर एस्कस स्ट्रक्चर होगा, जिस एस्कस स्ट्रक्चर में हमारे स्पोर्स हैं उसे हम नाम देते हैं एस्कोस्पोर्स। एक बात और, यहाँ पर कुछ कंडीशन में पॉसिबल है कि सिर्फ एक बार मियोसिस हो और कुछ कंडीशन में पॉसिबल है एक ही बार माइटोसिस हो। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि एस्कोस्पोर्स जो हैं वो या तो 8 बनते हैं या 4 बनते हैं, यानी एक एस्कोस्पोर के मतलब एक एस्कस का जो स्ट्रक्चर है, एक एस्कस के अंदर आपको 4 से लेकर के 8 एस्कोस्पोर्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पेनिसिलियम का ये जो डायग्राम है ये फिनिश होता है। अब इसके बाद हम इसी एस्कोमाइसिटीज की 2 मेंबर्स की कुछ बात कर लेते हैं। ये देखो, ये तो हमारा पेनिसिलियम का था, इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जैसे एस्परजिलस, इसके अलावा न्यूरोस्पोरा। तो ये जो एग्जाम्पल हैं एस्कोमाइसिटीज के, इसको जेनेटिक रिसर्च में यूज करते हैं। ठीक है, आप 12th क्लास में आके जेनेटिक्स का एक पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ोगे। जेनेटिक्स का मतलब होता है कि कोई भी ट्रेट इनहेरिट कैसे होता है पेरेंट से अगली जनरेशन में। तो जेनेटिक रिसर्च में इन 2 ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है और ये दोनों एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं। इसके अलावा बफल्स एंड मोरेल्स, ये जो 3 हैं, ये जो 2 एग्जाम्पल हैं, ये एडिबल फंजाई। तो अगर आपसे एस्कोमाइसिटीज में मिलने वाली एक ऐसी फंजाई जो एडिबल है, जिसे खाया जा सके, तो आप यहाँ पे बफल्स और मोरेल्स का एग्जाम्पल दोगे। तो इसी के साथ हमारा जो ग्रुप है एस्कोमाइसिटीज वो खत्म हो गया है, और जो नेक्स्ट ग्रुप हम शुरू करेंगे वो है बेसिडियोमाइसिटीज। तो बच्चों, जो बेसिडियोमाइसिटीज है वो आज की क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो हम उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अभी मैं आपको सिर्फ बेसिडियोमाइसिटीज का बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है वो है बेसिडियोमाइसिटीज। जैसा कि आपको पता है कि माइसिटीज वर्ड अगर कहीं भी आता है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फंजाई, and here basidium means the reproductive organ inside this fungi is basidium। तो यहाँ पर जो reproductive organ है, this reproductive organ is basidium। ठीक है, और इस फंजाई को हम क्लब लाइक फंजाई भी बोलते हैं। इस फंजाई के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। इसके अलावा ये फंजाई के पास सेप्टा भी है और ये ब्रांच्ड भी है। ये जो फंजाई है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक है, और कुछ केसेस में ये पैरासाइट की तरह भी मिलती है कुछ प्लांट्स में। ठीक है, जैसे कि मशरूम। तो मशरूम आपने देखा होगा कई बार किसी पेड़ के सरफेस पे भी ग्रो कर जाती है।
तो इसलिए ये पैरासिटिक फॉर्म में भी मिलती है। इसके अलावा जो ये बेसिडियोमाइसिटीज हैं ये आपको कोई डार्क ह्यूमिड प्लेस पर ही मिलेगी, ठीक है, जहां पर थोड़ी गंदगी सी होती है वहां पर ये बेसिडियोमाइसिटीज ग्रो करती हैं। इस बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर जो एग्जाम्पल हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है अगैरिकस का, ठीक है। और अगैरिकस को कॉमन लैंग्वेज में हम मशरूम बोलते हैं और इसे बटन फंजाई भी बोलते हैं, और ये फंजाई जो है लोग खाते भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगैरिकस की किसी भी वैरायटी को आप खा सकते हो। अगैरिकस की सिर्फ 2 वैरायटीज हैं जिसे खाया जा सकता है। फर्स्ट वन इज अगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस, सेकेंड वन इज अगैरिकस बाइस्पोरा। दीज 2 वैरायटीज आर एडिबल। और इसके अलावा अगैरिकस की एक और वैरायटी है अगैरिकस सिल्वेरेक्टस। दिस इज द मोस्ट पॉइजनस फंजाई, ठीक है। तो आप हर तरीके के मशरूम को नहीं खा सकते हो, सिर्फ जो स्पीशीज एडिबल है उसे खा सकते हो, क्योंकि मशरूम की एक वैरायटी पॉइजनस भी है। अगर मैं इसकी वेजिटेटिव बॉडी की बात करूं, यानी इसकी बॉडी कैसी है, तो अगैरिकस की जो बॉडी है इसके अंदर हमें प्राइमरी माइसीलियम और इसके अंदर हमें सेकेंडरी माइसीलियम देखने को मिलता है। अब देखो प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम क्या है। प्राइमरी माइसीलियम जो है ये इसके अंदर आपको सिर्फ एक न्यूक्लियस मिलेगा, और जो ये सेकेंडरी माइसीलियम है इसके अंदर डाइकैरियोन कंडीशन होती है। डाई मतलब 2, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, तो यानी 2 न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये जो हाइफी है इस तरीके से देखो, ये जो हाइफी है नॉर्मल इस तरीके से 2 हाइफी आ रही हैं, ठीक है। ये जो हाइफी थी इसके पास एक सिंगल न्यूक्लियस था, हर कंपार्टमेंट में एक सिंगल न्यूक्लियस है, तो दिस वाज द प्राइमरी माइसीलियम। लेकिन ये दोनों हाइफी एक पॉइंट पे आके मर्ज कर जाती हैं। जैसे ही ये मर्ज करेंगी तो यहाँ पे आप देखो कि एक नया सेल फॉर्म हुआ है जिसके पास एक न्यूक्लियस यहाँ से भी होगा और एक न्यूक्लियस यहाँ से भी होगा। इसके बाद जब भी ये हाइफा ग्रो करेगा तो यही 2 न्यूक्लियस तो ग्रो करेंगे, तो हर हाइफी में 2 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करा है अभी, these 2 न्यूक्लियस haven't fused yet, इसलिए हम इन्हें डाइकैरियोन बोलते हैं, यानी 2 न्यूक्लियस अभी भी इंटैक्ट है, और इसीलिए हम इसे बोलते हैं सेकेंडरी माइसीलियम। तो जैसे जैसे ये प्राइमरी माइसीलियम से सेकेंडरी माइसीलियम बनता है, पीछे का प्राइमरी माइसीलियम जो है वो डीजेनरेट हो जाता है, ठीक। अब ये जो हमारा बेसिडियोमाइसिटीज है ये तो इसकी वेजिटेटिव बॉडी की हमने बात कर ली। इसमें एक बात और इम्पॉर्टेंट ये है कि बेसिडियोमाइसिटीज में देयर इज नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, सिर्फ वेजिटेटिव और या फिर सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो अगर मैं बेसिडियोमाइसिटीज की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करूं तो बेसिकली अगैरिकस की हम बात करें तो ये जो रिप्रोडक्शन है ये फ्रैगमेंटेशन से होती है, ठीक है। तो दिस रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन। हम ऐसा करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी आज ही ले लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा तो अच्छी बात है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइसिटीज। अगर मैं बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो माइसीलियम से ही शुरू होती है। हमारे पास इस तरीके से 2 माइसीलियम आ रहे थे, पीछे से प्राइमरी माइसीलियम, ये 2 प्राइमरी माइसीलियम आगे फ्यूज करा तो आगे से जो ग्रो करता है वो क्या होता है सेकेंडरी माइसीलियम, और इसके पास इस तरीके की 2 न्यूक्लियाई होती हैं। अब यहाँ पर देखना ये जो सेकेंडरी माइसीलियम है जिसके पास हर कंपार्टमेंट में 2 न्यूक्लियाई हैं, ये जो सेकेंडरी माइसीलियम है इसके एक सरफेस से थोड़ा सा बल्ब ग्रो होना शुरू होता है। ये इस तरीके से यहाँ पे बल्ब ग्रो होता है और ये जो बल्ब है ये साइज में बढ़ता जाता है। अब मान लो ये बल्ब इस तरीके से जो है साइज में इंक्रीज हो चुका है। अब
ठीक है। इस तरीके से दो कॉन्स्ट्रिक्शंस आती हैं और ये कॉन्स्ट्रिक्शंस आगे और ज़्यादा डीप और ज़्यादा स्टीप हो जाती हैं, तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आता है, इस तरीके का। और ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ टाइम के बाद, जो हम मशरूम देखते हैं ना जिसके ऊपर एक पिलर होता है और ऊपर एक अम्ब्रेला शेप होता है, तो वो फ्रूटिंग बॉडी की शेप यहाँ से नजर आने लगती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है अपने आप को इस तरीके से कन्वर्ट करती है। दिस इज द टिपिकल मशरूम, और आई शुड से दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी। अब देखो, जो ये पिलर है, इस पिलर को हम नाम देते हैं स्टाइल, और यहाँ पर वो पिलर का वो एंड जो अम्ब्रेला से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, जहाँ पिलर का वो एंड जो अम्ब्रेला से कनेक्ट होता है, इसको हम अलग से नाम दे देते हैं, ठीक है। दिस इज एन्यूलस, इसे हमने बोला एन्यूलस। अब मैं आपके सामने सिर्फ इस अम्ब्रेला वाले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करती हूँ। अगर इस अम्ब्रेला वाले स्ट्रक्चर को हम देखें तो अंदर इस तरीके का तो स्ट्रक्चर नजर आएगा, यहाँ से पिलर होगा, इसके अंदर बहुत ही थिन मेम्ब्रेन्स नजर आती हैं, ठीक है, ये बहुत ही थिन मेम्ब्रेन्स नजर आती हैं, और ये मेम्ब्रेन्स एक्चुअली में इसकी गिल्स हैं। अगर मैं इस मेम्ब्रेन को ग्रो करूं तो इस मेम्ब्रेन के अंदर हमें कुछ सेल्स देखने को मिलते हैं, और ये जो सेल्स हैं ये सेल्स हाइफी के ही होते हैं। हाइफी कौन सा है? सेकेंडरी माइसीलियम, यानी कि सबके अंदर क्या होगा? दो न्यूक्लियस होंगे, तो हमें ये डबल हाइफी के सेल देखने को मिलते हैं। इसके बाद क्या होता है, ऊपर भी इसके मतलब ये वाला जो एंड है ये एंड स्टेराइल है, और ये किसी भी तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता, इसे हम नाम देते हैं ट्रेमा। तो इसे आप ध्यान रखना कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कुछ और सेल्स भी हैं, ये सेल्स भी सेकेंडरी माइसीलियम के हैं, लेकिन इनकी जो अरेंजमेंट है वो नीचे वाले सेल से थोड़ी अलग टाइप के है। इन सभी सेल्स के अंदर भी दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। अब होता क्या है, इनकी जो ये पहली लेयर है सेल्स की, जो इन लेयर्स की सेल है, इसे हम बोलते हैं सब हाइमेनियन लेयर। इसे हमने बोला सब हाइमेनियन लेयर। इसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये देखा जाएगा कि जो ये सेल्स हैं यहाँ से कुछ स्वोलन बलून लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, और ये जो बलून के जैसे ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये दोनों तरफ निकलेंगे, तो इधर भी निकलेंगे ये, और इसी तरीके से ये बलून के स्ट्रक्चर यहाँ पर भी निकलेंगे, ठीक है। इन बलून जैसे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं बेसिडियम या फिर बेसिडियोकार्प, ठीक है। इसे जैसे देखो यहाँ पर जब ये वाले सेल्स अरेंज थे तो इसे हमने एक लेयर बोला सब हाइमेनियन लेयर। तो इस तरीके से जो ये बेसिडियोस्पोर्स अरेंज होते हैं इसे हम नाम देते हैं हाइमेनियन लेयर, ठीक है। तो सारे बेसिडियोकार्प या बेसिडियम जिस लेयर में अरेंज है उसे हमने बोल दिया बेसिडियोकार्प की लेयर, हाइमेनियन लेयर। अब देखो अंदर तो दो न्यूक्लियस है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी डाइन्यूक्लियस की कंडीशन होगी। होता क्या है कि ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं, ये दोनों न्यूक्लियस क्या करेंगे, बोथ ऑफ दीज न्यूक्लियस दे विल डिवाइड करने से पहले ये फ्यूज करेंगे। तो ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं ये फ्यूज करेंगे, तो एक हमारे पास न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर होगा क्या, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये मियोसिस करेगा। मियोसिस करने का मतलब क्या है बोलो, देखो अगर ये दो हैं तो ये 2n होगा। अब ये मियोसिस करेगा तो बेसिकली 4 न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं, और ये जो 4 न्यूक्लियाई हैं आफ्टर मियोसिस इट फॉर्म्स 4 न्यूक्लियाई। दीज 4 न्यूक्लियाई आर हैप्लॉइड, और ये जो 4 न्यूक्लियाई हैं दे विल मूव टुवर्ड्स द टिप, ठीक है, टिप की तरफ मूव कर जाएंगे। तो टिप की तरफ मूव करेंगे, तो ये डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, लेकिन ये सब कुछ हो तो यहाँ पर है। तो अगर आप टिप पर देखोगे तो कुछ टाइम बाद इस तरीके के स्ट्रक्चर्स नजर आने लगेंगे, 4।
और इस 4 के अंदर हमारा जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होगा, और यही है हमारे बेसिडियोस्पोर। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये 4 आपको स्पोर्स नजर आएंगे, और ये जब बेसिडियोस्पोर ग्रो करते हैं तो ये कैसे हैं, हैप्लॉइड है, तो ये जर्मिनेट करके पहले फॉर्म करते हैं प्राइमरी माइसीलियम, और फिर उस प्राइमरी माइसीलियम से फॉर्म होता है सेकेंडरी माइसीलियम, और फिर दोबारा से ये पूरी जो साइकिल है ये कंटिन्यू हो जाती है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना बेटा, मैंने आपको ये बोला कि एस्कोस्पोर्स, अगर ध्यान हो कि एस्कोस्पोर एक बारी में 4 से लेकर के 8 बन सकते हैं। एस्कस के अंदर 4 से 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं, क्योंकि वहां पर एक बार मियोसिस और एक बार माइटोसिस होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बार मियोसिस हुआ है। तो बेसिडियोस्पोर में बेसिकली अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये बेसिडियोस्पोर से हो रही है, और एक बेसिडियम में एक बारी में 4 ही बेसिडियोस्पोर्स हो सकते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बेसिडियोस्पोर को डिफाइन करो, तो बेसिडियोस्पोर्स आर दी सेक्सुअल स्पोर्स एंड दे आर एंडोजेनसली या एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड हैं, तो ये दीज आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स। तो इसी के साथ ही हमारा बेसिडियोमाइसिटिस खत्म होता है, और आगे जो टॉपिक है ड्यूटेरोमाइसिटिस, दैट वी विल टेक अप लेटर।